जब मैंने स्टार्ट किया था तब पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज उनको लगता था कि यार ये कोई एक करियर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बट अभी पेरेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज उनके सामने एग्जाम्पल्स हैं। हो सकता है कि आप 15 दिन में भी वायरल हो जाओ और हो सकता है कि आप 2 साल भी ट्राई करो तो भी आप वायरल ना हो। अगर मैं कंटेंट क्रिएट कर ही रहा हूँ, मैं 1 मिनट का शॉर्ट अगर क्रिएट कर ही रहा हूँ यूट्यूब के लिए, तो उस शॉर्ट को मैं इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर सकता हूँ, मैं उसको फेसबुक पे भी अपलोड कर सकता हूँ, मैं उसको शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म है बहुत सारे उसके ऊपर भी अपलोड कर सकता हूँ। यानी कि वी नीड टू फोकस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों आज हमारे चैनल पे जैसे मंगेश शिंदे भाई हैं, आप सबने इनको देखा होगा संदीप माहेश्वरी के शो पे। इवन आप इनके बारे में अगर गूगल करेंगे तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। तो आज इनसे हम बहुत सारे इंसाइट्स जानने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज ये रन करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की कंपनी है काफ़ी, उसमें इनका नाम है। और यूट्यूब पे भी काफ़ी टाइम से काफ़ी लाइक 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इवन अभी तो और मल्टीपल चैनल्स हैं, तो काफ़ी कुछ इन्होंने किया है। तो सीधे बात करते हैं, मंगेश भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अमित भाई, आई एम वेरी गुड। आप बताओ आप कैसे हो? ऑल गुड ऑल गुड। तो अभी जैसे ये क्रिएटर एक नई जो टर्म बनता जा रहा है, पहले यूट्यूबर था, अभी सब लोग क्रिएटर क्रिएटर कर रहे हैं। मतलब तो क्रिएटर का फ्यूचर आपको क्या लगता है कि क्रिएटर कहाँ जाने वाला है? मतलब क्रिएटर वाली जो इंडस्ट्री है ये कहाँ पे जाके थमेगी और ये कैसे ग्रो कर रही है? फ्यूचर क्या रहेगा इसका? राइट। सो भाई, जैसे कि आपने पहले बोला कि पहले यूट्यूबर्स होते थे, अब क्रिएटर्स हैं। सो इसके पीछे का बेसिक रीज़न ये है कि पहले यूट्यूब से ये जर्नी स्टार्ट हुई है कि पहले सब यूट्यूब पे ही काम होता था और यूट्यूब पे ही सब क्रिएटर्स बनते थे। बट उसके बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आए, जैसे कि इंस्टाग्राम आया, अभी लिंक्डइन भी आ रहा है। तो ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनते गए, फिर उसके बाद वो क्रिएटर्स एक नाम पड़ गया। तो ये जो क्रिएटर इकोनॉमी अभी बन रहा है वो बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसका। एज आई एम इनटू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री सिंस 2016, तो बहुत टाइम से मैं भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ एंड मैंने इसका स्टार्टिंग से फेज़ देखा है। तो क्रिएटर इकोनॉमी जो पहले था और उसके कंपैरेटिवली आज बहुत डेवलप हो चुका है। पहले तो एक्सेप्टेंस नहीं था हमारे सोसाइटी में क्रिएटर्स के लिए, बट अभी एक्सेप्टेंस भी एक अलग लेवल पे है। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था तब पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज उनको लगता था कि यार ये कोई एक करियर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बट अभी पेरेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज उनके सामने एग्जाम्पल्स है एंड ड्यू टू दैट दे अंडरस्टैंड्स कि यार यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके लिए वो उनके बच्चों को अलाउ कर रहे हैं। तो ये पहला एक्सेप्टेंस हो गया। तो सोसाइटी ने क्रिएटर्स का एक करियर होता है ये एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये फर्स्ट स्टेप तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है, क्रिएटर्स यहाँ से अलग अलग वेज से अर्न कर रहे हैं। अगर आप देखोगे कि 2017-18 तक बहुत सारे जो क्रिएटर्स थे तो वो सिर्फ गूगल एडसेंस से ही अर्निंग्स करते थे। बट उसके बाद क्या हो गया ना कि क्रिएटर्स के लिए अलग अलग अर्निंग सोर्सेस तैयार हो गए। जैसे कि मैंने 2019 में मेरा पहला मतलब प्रमोशनल वीडियो किया था। तो उस टाइम का एक फ़नी इंसिडेंट है जो मैंने संदीप माहेश्वरी के शो पे भी शेयर किया था। तो उस टाइम पे आइडिया ही नहीं था कि यार हम लोगों को कितना पैसा मांगना चाहिए ब्रांड्स को फॉर द प्रमोशन। अगर हम उनके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं हमारे वीडियोज़ में, तो वहाँ से कितना पैसा मांगना चाहिए उसका कोई आइडिया नहीं है। बट लेकिन अभी जैसे जैसे ये इंडस्ट्री डेवलप होते जा रहा है वैसे ये भी समझ लोगों में आ रही है और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ रही है। देर इज़ अ सेकेंड रीज़न कि क्रिएटर्स इकोनॉमी क्यों ज़्यादा बूम हो रहा है। पहले जो होता था कि कोई भी कंपनी है अगर उसको खुद का प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो उसके लिए पास 2-3 ऑप्शंस होते थे। एक तो वो न्यूज़ मीडिया के पास जाए और वहाँ पे खुद के प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़ करे। सेकंड होता था टीवी मीडिया, जो टेलीविज़न होते हैं। तो टेलीविज़न के पास वो जाते थे, खुद का एक एड फिल्म वो पहले बनाते थे, किसी एक एड एजेंसी से एड फिल्म शूट करते थे और उस शूटिंग के लिए उनको पहले प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें, शूटिंग वगैरह, उसके लिए एक्टर्स को हायर करो, उनको मोटा वाला फीस दो और वहाँ से फिर ऐड बनता था और उस ऐड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी सेकेंड्स वाइज उनको पैसे देने पड़ते थे। तो यहाँ पे जो कंपनीज थी, जो ब्रांड्स थे, वो वही वहाँ पे स्पेंड कर पाते थे जिनके पास बहुत सारा पैसा है। बट जो नए ब्रांड्स है जो अभी जस्ट स्टार्ट हो रहे, वो उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते थे। बट यहाँ पे क्या होता था कि अगर कोई भी बंदा खुद की ऐड दिखा रहा है तो जब वो ऐड दिखा रहा है उस टाइम का उसका पैसा अलग देना पड़ता था। तो एवरी टाइम अगर वो ऐड दिखा रहा है एवरी टाइम उसको पैसा देना पड़ता है। बट क्रिएटर्स इकोनॉमी की वजह से वो कंप्लीटली मॉडल ही चेंज हो रहा है। मतलब एडवर्टाइजिंग का कंप्लीटली फ्यूचर चेंज हो रहा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि अभी कोई क्रिएटर्स के चैनल पे, कोई इन्फ्लुएंसर के चैनल पे अगर कोई ब्रांड प्रमोशन करता है
तो वहाँ पे क्या होता है, एक पहली चीज़ तो ब्रांड को बहुत कम पैसा देना पड़ता है एड्स बनाने के कंपेयर में। एक कोई सेलिब्रिटी का फीस नहीं होता है, कोई प्री प्रोडक्शन नहीं होता है एड शूट के लिए, कोई पोस्ट प्रोडक्शन नहीं होता है, तो वो कंप्लीटली खर्चा निल हो जाता है। बिकॉज क्रिएटर एक फीस लेता है, उसमें क्रिएटर खुद ही प्रोडक्शन हाउस का काम करता है, क्रिएटर खुद ही कंटेंट बनाता है, क्रिएटर खुद ही कंटेंट को उसके प्लेटफॉर्म पे अपलोड भी करता है। मतलब ना डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ना प्रोडक्शन का खर्चा, और ना ही कास्टिंग का खर्चा। सो यहाँ पे ये सारे के सारे खर्चे रिमूव हो रहे इस रोड मैप से। सो उसकी वजह से ये बहुत चीप पड़ रहा है ब्रांड्स को खुद के प्रोडक्ट को प्रमोट करना। एंड आई फील ये तो जस्ट अभी एक्सेप्टेंस इसका आ रहा है, लोग इसको अभी जस्ट जान रहे हैं, ब्रांड्स को अभी भी इसका अवेयरनेस नहीं है, बहुत से ब्रांड्स इसके पोटेंशियल को नहीं समझते अभी भी। बट जैसे जैसे ब्रांड्स एक दूसरे के एग्जाम्पल से या फिर किसी की केस स्टडी से चीज़ें देख रहे हैं, तो वैसे वैसे ये एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है ब्रांड्स के अंदर भी। तो सेकंड तो हो गया कि फैमिली का एक्सेप्टेंस, सेकंड ब्रांड्स का एक्सेप्टेंस। तो उसकी वजह से क्या है ना कि अर्निंग सोर्सेस या अर्निंग्स रिसोर्सेस लोगों के पास बढ़ चुके हैं। दे आर अर्निंग फ्रॉम ब्रांड डील्स नाउ, दे आर अर्निंग फ्रॉम गूगल एडसेंस नाउ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी थर्ड एक स्टेज आ रहा है कि यूट्यूबर्स ये तो चीज़ समझ गए कि यार मैं किसी के ब्रांड को अगर प्रमोट कर रहा हूँ, सो इन दैट केस आई एम गेटिंग मनी। बट अगर मैं उसके ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ और उसको उससे फ़ायदा हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो बंदा पैसा कमा रहा है, इसीलिए तो मुझे पैसा दे रहा है। तो ये चीज़ भी यूट्यूबर्स समझ रहे हैं। तो उसकी वजह से अभी यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स खुद के कंपनीज बना रहे हैं, खुद के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, खुद के सर्विसेज बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी वो खुद के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वजह से वहाँ से भी उनके अर्निंग सोर्सेज बढ़ रहे हैं। एंड आई फील ये और इकोनॉमी डेवलप होता जाएगा। एज पर द रिपोर्ट कुछ 2027 तक क्रिएटर इकोनॉमी 500 बिलियन की होने वाली है, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कुछ 2030 तक ऑलमोस्ट 114 बिलियन डॉलर्स का सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होने वाला है। तो ये इकोनॉमी बहुत ही डेवलप होगी आगे जाके। तो अभी जो भी लोग हैं जो क्रिएटर इकोनॉमी में आना चाहते हैं, उनके लिए तो दिस इज द गोल्डन। तो अभी जैसे क्रिएटर इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अलग से एकदम, आपने बताया 114 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है टोटल। अगर हमने जैसे हाँ, मतलब डिजिटल मार्केटिंग मैंने देखा था कि आने वाले 2-3 साल में 800 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री बन जाएगी और बढ़ रही है तेज़ी से। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही ये एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक पार्ट होता है। तो अभी हम थोड़ा सा अगर डिस्कस करें कि जो क्रिएटर्स हैं ये ब्रांड से क्या चार्ज करते हैं, क्योंकि जैसे आज जब ये इकोनॉमी चल रही है तो भाई ब्रांड को पता है कि कौन मार्केट में क्या प्राइस चलता है, कितने सब्सक्राइबर वाले या कितने व्यूज़ वाले को क्या पैसा देना है। तो प्राइसिंग कैसे डिसाइड करे, अगर कोई क्रिएटर है उसको प्राइस डिसाइड करना है कि भाई मैं कितना चार्ज करूं, तो क्या कोई ऐसा रेट कार्ड होता है कि अपने से हम कुछ भी मांग सकते हैं? राइट। सो भाई एक्चुअली ये कम्प्लीटली एक स्टोरी पे डिपेंडेंट है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। उबर कंपनी हम सब जानते हैं कि उबर एक टैक्सी सर्विस कंपनी है। एंड उबर कंपनी के दो वैल्यूएशंस निकाले गए थे। एक वैल्यूएशन विथ स्टोरी विथ स्टैटिस्टिक्स, एक वैल्यूएशन निकाला गया था, और दूसरा वैल्यूएशन सिर्फ स्टैटिस्टिकल बेस पे एक वैल्यूएशन निकाला गया था। स्टैटिस्टिकल बेस पे जो वैल्यूएशन निकाला था वो था कुछ $6 बिलियन का, ठीक है। और विथ स्टोरी और विथ स्टैटिस्टिक दोनों को कंबाइन करके एक वैल्यूएशन निकाला गया था, वो वैल्यूएशन था कुछ $53 बिलियन का। सो यू कैन इमेजिन द डिफरेंस कितना है। तो सेम चीज़ कहीं ना कहीं पे क्रिएटर इकोनॉमी में भी हो रही है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी हो रही है। द वन हु नोज हाउ टू सेल देम, हाउ टू क्रिएट अ स्टोरी अराउंड देम, सो उनको प्राइस बहुत अच्छा मिल रहा है। द वन हु डोंट नो हाउ टू सेल देम, तो उनका प्राइस कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट कि क्रिएटर्स कैसे खुद को मार्केट में सेल कर रहे, खुद को कैसे दिखा रहे, खुद का एक कैसा इमेज बना रहे ब्रांड्स के दिमाग में या फिर क्रिएटर्स के दिमाग, सॉरी ऑडियंस के दिमाग में। तो उसके बेसिस पे ये चीज़ें वैरी हो रही है। क्योंकि अगर कोई 1 मिलियन वाला इन्फ्लुएंसर है, मैं ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को जानता हूँ कि जो 1 मिलियन वाला है, ही इज़ चार्जिंग अराउंड 8 to 10 lakhs, 15 lakhs। और कोई एक दूसरा 1 मिलियन वाला इन्फ्लुएंसर्स है जो कि 40-50 हज़ार में भी काम करता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि उस बंदे का क्रेडिबिलिटी क्या है, उसने क्या स्टोरी बेचा है, कैसे उसने पोजीशन किया है खुद को मार्केट में। तो ये फैक्टर्स भी बहुत मैटर करते हैं। और मोस्टली जो नए यूट्यूबर्स हैं, जो नए नए मार्केट में आते हैं, वो सिर्फ फॉलोअर्स गेन करने के पीछे भागते हैं। बट फॉलोअर्स गेन करना इज शुड नॉट बी द अल्टीमेट टारगेट। यू हैव टू गेन द क्रेडिबल फॉलोअर्स हु विल हैव द पोटेंशियल टू पे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप
डेड फॉलोअर्स अगर लेके चलोगे तो उन फॉलोअर्स के साथ आप कोई बड़ा एम्पायर बिल्ड नहीं कर पाओगे। एंड अगर आप ऐसे क्रेडिबल इन्फ्लुएंसर्स को क्रेडिबल ऑडियंस को अगर आप बना रहे हो, जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल, थिंक स्कूल। थिंक स्कूल एक ऐसा चैनल है जहाँ जिस चैनल को बहुत क्रेडिबल लोग देखते हैं, मतलब इवन प्राइम अपना चीफ मिनिस्टर्स वगैरह उस चैनल को फॉलो करते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स, लॉयर्स, बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो थिंक स्कूल को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे उनकी जो ऑडियंस है वो बहुत क्रेडिबल है। तो उस केस में ब्रांड्स उनको जो वो डिमांड करते हैं वो प्राइस देने के लिए रेडी हो जाते हैं, बिकॉज ब्रांड को भी पता है कि यार मेरा जो प्रोडक्ट है वो इस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू बहुत क्रेडिबल लोगों तक पहुंचने वाला है। तो मंगेश, अभी क्या होता है, जैसे यूट्यूब पे काफ़ी सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं, हर हर दिन कोई ना कोई नए क्रिएटर्स ऑन बोर्ड होते रहते हैं, नया चैनल बनाते हैं। तो क्रिएटर्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन उसमें से सक्सेसफुल कुछ ही लोग होते हैं जिनकी वीडियोस यूट्यूब भी रिकमेंड करता है और हम सब देखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब सारे के सारे लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हैं? अमित भाई, यहाँ पे मैं आपको एक स्टैट बताना चाहूँगा, स्टैटिस्टिकल डेटा है कि इंडिया में टोटल 8 करोड़ यूट्यूबर्स हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स है, नॉट यूट्यूबर्स स्पेशली। 8 करोड़ इन्फ्लुएंसर्स हैं और उसमें से सिर्फ 1.5 लाख यूट्यूबर्स ही, आई मीन इन्फ्लुएंसर्स ही एक्चुअली अर्न कर पाते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, और उसमें भी एकदम हाई लेवल पे जो अर्न करने वाले उनका नंबर बहुत कम है। सो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है कि कुछ सक्सेसफुल हो जाता है, कुछ सक्सेसफुल नहीं होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लक फैक्टर भी है, बट वो लक फैक्टर मैं 1 या 2% से ज़्यादा नहीं मानूंगा यहाँ पे। सेकेंड जो आता है कि यार ये जो एक जर्नी है, हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, कि आपके ऑडियंस को क्या देखना है। उस हिसाब से अगर आप कंटेंट बनाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका वो कंटेंट चलेगा। बट मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि उनको जो बनाना आता है वो चीज़ बनाते हैं और उसको अपलोड करते रहते हैं, और उसमें कभी वो अपग्रेडेशन का नहीं सोचते। जैसे कि अगर कोई बंदा, फॉर एग्जांपल मैं मेरा स्टार्टअप बना रहा हूँ, तो मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जिसकी मार्केट में नीड है। अगर उस प्रोडक्ट की मार्केट में नीड ही नहीं है और मैं उसको बना रहा हूँ तो कोई मुझसे वो प्रोडक्ट खरीदने नहीं वाला है। सो फॉर श्योर वो बिजनेस मेरा फेल जाएगा। सो सेम थिंग वी हैव टू अप्लाई इन द कंटेंट क्रिएशन, कि मार्केट की नीड देखो, लोग क्या टाइप का कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं। जैसे कि 2018-19 में मोटिवेशनल कंटेंट बहुत ज़्यादा फॉर्म में था, लेकिन अभी मोटिवेशनल कंटेंट का जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में वो बहुत कम हो रहा है। अभी लोग केस स्टडीज़ पे ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी थोड़ा इंटरव्यू वाले क्वेश्चन, पॉडकास्ट वगैरह पे ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये वाला कंटेंट का अभी ट्रेंड चल रहा है। सो यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ गोइंग इन द मार्केट एंड उसके हिसाब से आप पहले तो कंटेंट क्रिएट करो। सेकेंड, किसी और बंदे को देख के कंटेंट क्रिएट करने वाला जो हमारा माइंडसेट है ना, वो एक थोड़ा चेंज होना चाहिए, बिकॉज वो उसका मतलब उसका मास्टरी है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, इसकी वजह से वो कंटेंट क्रिएट कर पा रहे हैं इन गुड वे। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका भी मास्टरी उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो। सो यू नीड टू फिगर आउट कि आप में क्या बेस्ट है, आप क्या बेटर कर सकते हो जिसकी मार्केट में नीड है। सो वो केस अगर आप करोगे तो ज़्यादा चांसेस है आपके वायरल होने के या आपके कंटेंट को ज़्यादा रीच मिलने के। थर्ड है कंसिस्टेंसी। सी यूट्यूब में मैंने एक चीज़ देखा है कि नॉट नेसेसरी, हो सकता है कि आप 15 दिन में भी वायरल हो जाओ और हो सकता है कि आप 2 साल भी ट्राई करो तो भी आप वायरल ना हो। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग रीजंस हैं, बट अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे और आपके कंटेंट को आज से बेहतर कल, ऐसा अगर आप सोच दिमाग में लेके चलोगे कि आज मैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ उससे बेटर मैं कल करूंगा, एटलीस्ट 1% 2% जो भी मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ वो इंप्रूवमेंट करते चलूंगा। तो अपग्रेडेशन के साथ अगर आप कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो वो कंसिस्टेंसी आपको फॉर श्योर रिजल्ट देगी, दैट इज माई वर्ड। बट अगर आप सिर्फ कंटेंट क्रिएट करते जा रहे हो, उसको अपग्रेड करने का नहीं सोच रहे हो, सो इन दैट केस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेन दैट ट्रैक्शन इन द इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी काफ़ी सारा जैसे आपने इनपुट्स दिए कि क्रिएटर कैसे मतलब अपने जो स्टाइल है उसको चेंज करके काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं जो क्रिएटर्स ऑलरेडी मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, जैसे आप भी यूट्यूब पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, अभी नया प्लेटफॉर्म आया थ्रेड, ट्विटर का कॉम्पिटिटर, उस पे भी है। तो क्या हमको सभी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हम टाइम नहीं दे पाते, या फिर हम कैसे एक सिस्टम कैसे बनाएं ताकि हम सभी प्लेटफॉर्म पे रहें और सारे प्लेटफॉर्म पे हम मतलब वायरल हो? जैसे आप इंस्टाग्राम पे आपकी वीडियोस काफ़ी वायरल रहती हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी काफ़ी वायरल हैं आप, तो ये कैसे कर सकते हैं? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सब आपको ही करना पड़ेगा, मतलब अगर आप इंडिविजुअली स्टार्ट कर रहे हो तो इन दैट केस देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। बट वहाँ पे भी अगर आप स्पेंड कर सकते हो तो मैं बोलूँगा कि आप उसी जगह पे फोकस करो जहाँ पे आपका एक्सपर्टीज़ नीडेड है,
जैसे कि आप स्क्रिप्टिंग पे ही फोकस करो या शूटिंग पे ही फोकस करो या फिर एडिटिंग पे ही फोकस करो। अगर एडिटिंग आप आउटसोर्स कर सकते हो तो उसको आउटसोर्स करो, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, दैट इज कंटेंट स्ट्रैटेजी एंड कंटेंट क्रिएशन, यानी कि कंटेंट राइटिंग और शूटिंग। तो ये सब चीज़ें आप कैसे बेटर बना सकते हो, आप किस में बेस्ट हो उसको और बेस्ट बनाते जाओ। बाकी जो चीज़ें आउटसोर्स की जा सकती है उस चीज़ों को आउटसोर्स करो। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई विल सजेस्ट कि हर एक को फॉलो करना चाहिए। रही बात अभी मेरी, तो मैं हमेशा प्रोसेस के ऊपर बिलीव करता हूँ कि प्रोसेस है तो आपका काम स्मूथली चलेगा। तो अभी मेरे पास बहुत से लोग हैं जो हर एक प्लेटफॉर्म मेरा हैंडल करते हैं, शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म या फिर यूट्यूब पे हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, इवन मौज वगैरह पे भी हम लोग कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे इसके पीछे मेरा एक स्ट्रैटेजी है कि यार कोई भी प्लेटफॉर्म बंदा अगर खोल रहा है तो उसको मेरा फेस दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं पे उसके दिमाग में एक क्रेडिबिलिटी बनता है कि हाँ यार ये बंदा मैंने वहीं पे भी देखा था, यहाँ पे भी देख रहा हूँ। तो ये मतलब एक दिमाग में एक क्रेडिबिलिटी बना देता है। सो वो एक रीज़न है। सेकंड रीज़न है कि अगर मैं कंटेंट क्रिएट कर ही रहा हूँ, मैं 1 मिनट का शॉर्ट अगर क्रिएट कर ही रहा हूँ यूट्यूब के लिए, तो उस शॉर्ट को मैं इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर सकता हूँ, मैं उसको फेसबुक पे भी अपलोड कर सकता हूँ, मैं उसको शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म है बहुत सारे उसके ऊपर भी अपलोड कर सकता हूँ। यानी कि वी नीड टू फोकस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, कि कंटेंट तो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं लेकिन उसको हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो दैट इस प्लेटफॉर्म पे नहीं तो उस प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म पे नहीं तो उस प्लेटफॉर्म पे, कहीं ना कहीं पे तो उसको लोग देखेंगे। और जितना लोग देखेंगे उतना आपका फेस वैल्यू बढ़ता जाएगा, उतना आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली अगर आपका कंटेंट जैसा है उस हिसाब से। तो मोस्ट ऑफ द लोगों को मैंने देखा है वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं या फिर वो इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, बट दे नेवर अपलोड इट ऑन अनदर प्लेटफॉर्म्स। सो उसी की उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही आपका जो फेस वैल्यू बढ़ेगा और आपके पास मल्टीपल चैनल्स होंगे। फॉर एग्जांपल कल इंस्टाग्राम पे कुछ दिक्कत आ भी जाती है तो आपने एक सेकेंडरी ऑप्शन क्रिएट करके रखा है शॉर्ट्स। मेरा जो शॉर्ट्स का कंटेंट मैं क्रिएट करता हूँ तो मैं इंस्टाग्राम के लिए पहले कंटेंट क्रिएट करता था, बट आफ्टर सर्टन पॉइंट मतलब एक 1 और 2 वीक के बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ और सेम कंटेंट मैं शॉर्ट्स पे भी अपलोड कर सकता हूँ। तो मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया और यू विल नॉट बिलीव ऑन दिस, बट वो कंटेंट मेरा इतना ज़्यादा वायरल हो गया शॉर्ट्स पे कि जितना इंस्टाग्राम पे भी वायरल नहीं हुआ। विद इन 6-7 मंथ्स हम लोगों ने अराउंड 30 करोड़ व्यूज़ गेन कर लिए यूट्यूब शॉर्ट्स पे। तो आई गेस वो एक सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से था, वो एक डिसीजन की वजह से था कि हम लोग अलग प्लेटफॉर्म पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कंटेंट को। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छा आपने मंगेश भाई बताया कि कंटेंट को आपको रिपर्पस करना होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो अभी जैसे थ्रेड भी आया था जो हमने डिस्कस किया, तो थ्रेड पे हम कैसे, मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा जल्दी होगा उसके बारे में कुछ भी कहना, बट अभी जो जैसे कि वो न्यू प्लेटफॉर्म है तो रीच देगा, तो हम थ्रेड को कैसे यूज़ करें ज़्यादा, मतलब लोगों तक पहुंचने के लिए या फिर फॉलोअर्स गेन करने के लिए। राइट। सो यहाँ पे मेटा जो है वो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैप्चर करना चाहता है, ठीक है। तो मेटा के पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स उसके पास है, लेकिन ट्विटर जैसा क्रेडिबल प्लेटफॉर्म उसके पास नहीं है, ठीक है। तो उसी को टक्कर देने के लिए फेसबुक ने या फिर मेटा ने ये नया खिलौना मार्केट में लाया है, थ्रेड। तो इसका जो भी आउटपुट आएगा वो कहने के लिए या फिर उसके ऊपर कुछ बात करने के लिए अभी बहुत अर्ली स्टेज में है। इट विल गोना टेक सम टाइम कि लोगों का एक्सेप्टेंस उसको कैसा है। अभी स्टार्टिंग में तो लोगों ने दबा के उसको डाउनलोड किया है, दबा के यूज़ भी कर रहे हैं जस्ट टू गेट द ऑडियंस। तो हम लोग भी उसको यूज़ कर रहे हैं, बट इसका फ्यूचर में ही हम लोग को एक्चुअली यूज़ के समझ में आएगा कि जो पर्पज से मेटा ने थ्रेड को मार्केट में लाया है वो पर्पज़ क्या है और वो पर्पज़ वो सेटिस्फाई कर पाते हैं कि नहीं। बट ऑब्वियसली दिस इज़ टू जस्ट कम्पीट विद द ट्विटर। जी जी बिल्कुल। तो अभी जैसे आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिजनेस में हैं काफ़ी टाइम से, और इसमें आप तो मल्टीपल यूट्यूबर्स को हैंडल करते होंगे या फिर क्रिएटर्स को हैंडल करते होंगे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के लिए, प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो अभी अगर हम बात करें एज अ क्रिएटर, अगर हमको एक एडवर्टाइज़र तक पहुंचना है, या फिर हम किस टाइप का कंटेंट बनाएं ताकि हम एडवर्टाइजर्स तक पहुंचे बीइंग अ क्रिएटर, तो आप क्या उस पर सजेस्ट करेंगे? पहली तो चीज़ है कि हमारी कंपनी हमारे पास ही आ जाओ। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजर्स। नहीं, हाँ वही वही पूछ रहा हूँ कि मैं ऐसा कैसा किस टाइप का कंटेंट हम प्रोड्यूस करें ताकि आपकी टीम भी उन तक पहुंचे।
सो यहाँ पे हर एक ब्रांड अलग अलग टाइप के इन्फ्लुएंसर्स देखता है। जैसे कि ब्रांड का रिक्वायरमेंट क्या होता है कि यार मेरे जो कस्टमर्स है, जो मेरे प्रोडक्ट को खरीदने वाली है, वैसी ही ऑडियंस मुझे उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर की चाहिए। अगर वैसे होता है तो मेरा प्रोडक्ट उनके लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा, वो एज अ सजेशन बहुत बेटर हो जाएगा, और मैक्सिमम चांसेस है कि वो ऑडियंस मेरे प्रोडक्ट को एटलीस्ट ट्राई आउट करेगी। तो ये एक चीज़ हो जाता है जब ब्रांड्स देखते हैं इन्फ्लुएंसर सिलेक्ट करने के टाइम पे। तो जब भी कोई नया बंदा यूट्यूब स्टार्ट कर रहा है तो उसको हमेशा देखना चाहिए कि यार मैं इसको फ्यूचर में कैसे मोनेटाइज कर सकता हूँ। मैं अगर ट्रैवल में हूँ तो कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग सोचते हैं तो हमारे पास बहुत सारी आइडियाज़ आती है। बट ये मोस्ट ऑफ द केसेस में, इवन आई विल से कि 99% केसेस में ये थॉट हमेशा कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करने के ऑलमोस्ट 1-1.5 साल बाद आता है, जब आपको फॉलोअर्स वगैरह अच्छे खासे आपके बन जाते हैं। फिर हम लोग सोचते हैं कि यार कौन से ब्रांड्स हम लोग को पिच करने चाहिए, या फिर कौन से ब्रांड्स को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो ये चीज़ अगर कंटेंट स्टार्ट करने के टाइम पे ही अगर बंदा सोचता है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो बहुत वाइजली कंटेंट को एक डायरेक्शन दे पाएगा। तो पहले ये सोचो कि आप जिस भी जॉनर में काम करना चाहते हो उस जॉनर में कोई कंपनीज है या भी नहीं, या फिर वहाँ पे आप मॉनेटरी बेनिफिट कैसे ले सकते हो, या मॉनेटरी कैसे अर्निंग्स कर सकते हो। तो वो ऑप्शंस भी एक बार एक्सप्लोर करना, तो आई गेस वही से आपको आपके कंटेंट का डायरेक्शन मिल जाएगा इजीली। बिल्कुल। ऐसे जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स आपके पास भी आते होंगे जिनका चैनल बस सिर्फ मतलब वायरल है, उनका कोई ऐसा निश नहीं। जैसे सपोज अगर हम बात करें अभी मीम्स वाले बहुत सारे चैनल हैं, अभी कॉमेडी वाले बहुत सारे चैनल हैं, तो उन सब की डायरेक्शन नहीं है। बहुत सारे क्रिंज कंटेंट वाले भी हैं जो यूट्यूब पे भी अब वीडियोस बना रहे हैं, या फिर बहुत सारे डांस वाले चैनल्स हैं या म्यूजिक कवर वाले चैनल हैं। तो ये सब लोग कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं अपने यूट्यूब जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो यूट्यूब चैनल हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोगों को ब्रांड्स प्रमोट करते हैं। जैसे कि अभी कोई एक नया सॉन्ग आया है, उस सॉन्ग को मुझे वायरल करना है, मेरा सॉन्ग है और मुझे उसको वायरल करना है, तो मैं रील्स वालों को बोलूँगा कि यार इसका ये पर्टिकुलर बिट है, इसको आप यूज़ करो और उसके ऊपर रील्स बनाओ। तो लोग जैसे उस सॉन्ग को सुनेंगे तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं पे सबकॉन्शियसली वो चीज़ घूमेगी कि यार ये सॉन्ग मुझे कंप्लीट सुनना है। तो उसकी वजह से सॉन्ग का फिर डिमांड बढ़ेगा और उस सॉन्ग की मार्केटिंग होती है। तो ये एक वे है जो उस वे से ये वाले क्रिएटर्स अर्न कर सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यार 1 मिलियन वाला एक कंटेंट क्रिएटर है, दूसरा 1 मिलियन वाला कंटेंट क्रिएटर है, तो उनमें जो फ़र्क होता है वो अपॉर्चुनिटीज़ का फ़र्क होता है। क्योंकि ये बंदा अगर इंफोटेनमेंट में है तो उसके पास ज़्यादा चांसेस है कि वो अलग अलग चीज़ों को प्रमोट कर सकता है। और ये जो दूसरा बंदा है उसने फॉलोअर्स बहुत रैपिडली गेन किए हैं, लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, बिकॉज वो जो जिस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहा है वहाँ पे बहुत कम वेज है जिससे वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस पिच कर सकता है उसके ऑडियंस को। बिकॉज वहाँ पे क्रिएटिविटी लगा लगा के भी वो क्या करेगा। तो ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो इंफोटेनमेंट में है। तो इसकी वजह से इन लोगों के प्राइस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनके यहाँ पे डिमांड सप्लाई की अगर आप थ्योरी यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे डिमांड भी बहुत है और उसकी वजह से सप्लाई अभी कम है, बट ऑब्वियसली ये सप्लाई भी ग्रो हो रहा है। हाँ, वही मेरा अब वही नेक्स्ट मेरे दिमाग में वही आ रहा था आपसे पूछूं कि जैसे अगर हम ऐसे यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट करना चाह रहा है, अगर वो सोचता है कि मैं ऐसे चैनल बनाऊं जो कि बहुत एकदम निश डाउन हो बट व्यूज़ कम आते हो, या फिर ऐसा बनाएं जिसपे कि वायरल बहुत ज़्यादा हो और वो निश चैनल नहीं है, तो आपके हिसाब से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी किस में रहती है? अगर आप फेम के हिसाब से देखोगे तो दूसरा वाला ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जहाँ पे वायरलिटी बहुत ज़्यादा है, फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। बट अगर आप मॉनेटरी हिसाब से देखोगे तो अगर कोई एक नीश वाला चैनल है, आई विल गिव एन एग्जांपल कि एक चैनल है, वो रियल इस्टेट में डील करते हैं, ठीक है। उनके फॉलोअर्स कुछ 70-80 थाउजेंड ही फॉलोअर्स है, बट उनका लास्ट ईयर का कुछ उनका रेवेन्यू टोटल 25 CR के आसपास है,
ठीक है। क्या बात। तो बिकॉज वो जो घर वगैरह दिखाते हैं उनके चैनल में, और उस चैनल की वहाँ से उनका जो लीड्स जनरेट होती है, तो वहाँ से बहुत सारे उनको कस्टमर्स मिलते हैं, वहाँ से उनको कमीशन मिलता है। तो वो कमीशन बहुत ज़्यादा होता है। एक घर भी अगर वो 1 करोड़ का बेचते हैं, 1 और 2% का उनको कमीशन मिल जाता है, तो 1-2 लाख उनके आराम से बन जाते हैं। तो वहाँ से ऐसे लीड्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये चैनल भले ही छोटा है, 80,000 वाला ही चैनल है, लेकिन वहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट उनको कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। तो मंगेश भाई, आपका लास्ट मैसेज क्या होगा हमारी ऑडियंस के लिए, जो लोग क्रिएटर्स हैं और वो कुछ ग्रो करना चाहते हैं? सो भाई मेरे तो 1-2 सजेशंस रहेंगे कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो, तो पहले तो देखना आप जो जिस भी फील्ड में कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो उसकी एक्चुअल में मार्केट में नीड है कि नहीं है। तो अगर मार्केट में नीड है, तो उसको आप मोनेटाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो इन द फ्यूचर। एंड सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी रखो, और उसको अपग्रेड करते रहो हमेशा एज पर द मार्केट नीड। लोगों से सजेशंस लेते रहो, कुछ जो भी रिव्यूज उनके आ रहे हैं ना, उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। आप अपने कंटेंट को कैसे डे बाय डे बेटर करा सकते हो, एंगेजिंग कैसे बना सकते हो, बिकॉज सब खेल एंगेजमेंट का है। अगर आपका कंटेंट एंगेजेबल है, लोग उसको लास्ट तक देख रहे हैं, तो वो कंटेंट वायरल होगा, दैट इज फॉर श्योर। तो एंगेजेबल कंटेंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसके ऊपर ध्यान दो। आई गेस देयर इज नो अदर सीक्रेट इन यूट्यूब। बिल्कुल। तो गाइज, थैंक यू मंगेश, आपका इतना टाइम देने के लिए हमारी जनता के लिए। तो गाइज, अब आपको क्लियर हो गया है कि कैसे क्रिएटर्स लोग अपनी वीडियोस को वायरल कर सकते हैं और कैसे आप क्रिएटर एज अ क्रिएटर मोटा पैसा यहाँ से कमा सकते हो। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप सब चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मंगेश भाई के भी चैनल हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, इनकी वेबसाइट भी है, जो आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और इनसे अगर रीच आउट भी करना है तो आप बातचीत कर सकते हैं। और गाइज, बताना चाहेंगे कि चैनल पे 700 से ज़्यादा वीडियोस हैं, जाके आप हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और पॉडकास्ट सीरीज में 150 से ज़्यादा वीडियोस हैं, जिनको जाके आप देख सकते हैं और कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।